आज की जो पहली स्टोरी है ये कामरान आबदी साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ था वो इंटीरियर सिंध के एक गाँव से था और अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है या इनका जो ताल्लुक़ है वो एक स्ट्रगलिंग फैमिली से था और शुरू में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनके हालात बेहतर हुए। अब जैसे जैसे करके इनके हालात बेहतर होना शुरू हुए तो ओब्वियसली सबसे पहले आप अपनी अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिस गांव में या जिस विलेज में रहा करते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी बड़े शहर में जाने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें जहन में मौजूद थी और बिलाखिर तय ये पाया कि नूरियाबाद एक जगह है जो कराची और हैदराबाद के बीच में मौजूद है, तकरीबन दरमियान में मौजूद है। तो वहाँ पे चले आते हैं। वहाँ पे नॉर्मली इतने महंगे घर नहीं हुआ करते एज़ कम्पेयर टू कराची या हैदराबाद। इन्होंने अपने फादर के साथ वहाँ जाके घर की तलाश शुरू की और काफ़ी तगोदोग के बाद इनको एक घर मिला जो कि बहुत मुनासिब पैसे में था। अब क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो इनको कम से कम ऐसा घर चाहिए था जो ग्राउंड +1 या 2 पे मुश्तमिल हो। खैर एक घर इनको मिला और उस घर में रिहाइश इन लोगों ने अख्तियार कर ली। और ये जो घर था ग्राउंड +1 था और वो जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे 2 कमरे मौजूद थे। ये घर क्योंकि इन लोगों ने किराए पे लिया था लिहाजा जो भी मालिक मकान था उसने बता दिया था कि ग्राउंड +1 जो है वो आपके इस्तेमाल में रहेगा और वो जो ऊपर का हिस्सा है यानी जो 2 कमरे मौजूद हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने, वो बंद रहेंगे। और मालिक मकान का ये कहना था कि वहाँ पे कुछ सामान वगैरह मौजूद है जिसकी वजह से मैं आपको उन कमरों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब शुरू में तो ठीक था, 1 महीना 2 महीना मामला बेहतर थे, अच्छे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो इनको अपने एक भाई की शादी करनी थी। इसके अलावा जब शादी होनी थी तो बहुत सारे मेहमान थे जो इंटीरियर सिंध से, दूसरे गाँव से, दूसरे शहरों से आने थे। इन लोगों ने पहले जो मालिक मकान था उसको अप्रोच करने की कोशिश की कि वो किसी तरह ऊपर जो 2 कमरे मौजूद हैं वो इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, क्योंकि इनके भाई की भी शादी होनी थी और फिर मेहमान भी आने थे। तो घर जो था वो इन लोगों की फैमिली या इनके ख़ानदान के हिसाब से नहीं था। अब जब इन लोगों ने मालिक मकान से रब्ता किया तो वो जो मालिक मकान था उससे इनका रब्ता नहीं हो सका। इन्होंने मुतादिद बार उसको अप्रोच किया, फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, दीगर तरीके अपनाए और काफ़ी कोशिशों के बाद पता चला कि वो जो मालिक मकान है वो 2-3 महीने के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है। अब उससे जब रब्ता नहीं हो सका तो इन लोगों ने अपने तय फ़ैसला किया, खुद से डिसाइड कर लिया कि ऊपर जो 2 कमरे मौजूद हैं उन पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोल देंगे या तोड़ देंगे, जो कि गैर अखलाकी हरकत थी, जो कि एक इल्लीगल हरकत थी। और वहाँ पे जो सामान वगैरह मौजूद है वो एहतियात से निकाल के साइड में कहीं रख देंगे। अभी भाई की शादी वगैरह हो जाए तो उसके बाद वापस इस कमरे को लॉक कर देंगे। और कामरान साहब बताते हैं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो जो ताला उस पर लगा हुआ है वो खोल ही नहीं पा रहा, बड़ी कोशिशें कर रहे थे। बिला आखिर हमारा एक दोस्त था, वो एक बड़ा हथौड़ा लेके आया और उसने जब हथौड़ा मारा तो वो हथौड़ा लगने से वो जो ताला था वो टूट गया और ये जो 2 कमरे मौजूद थे ये खुल गए। ये बताते हैं कि जब ये दोनों कमरे खुले तो जैसे ही कमरे खुले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अंदर मिट्टी होगी, गर्द होगी, सामान मौजूद होगा, बदबू होगी, स्मेल होगी। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे हमने खोले तो हमने देखा कि अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोनों कमरे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले इन कमरों की सफाई की गई है और एक अजीब सी खुशबू थी जो इन कमरों में से आ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि वहाँ पे इतना सामान तो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही पहला कमरा ख़त्म होता है और दूसरा कमरा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक घंटी लगी हुई है, जैसे कि आम तौर पे मंदिरों में घंटी लटका करती है। अब जब हमने ये घंटी देखी तो हमारे कान खड़े हो गए और हम एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये जो घंटी है ये अंदर मौजूद मंदिर की निशानदेही कर रही है। और ऐसा ही था। जब हम उस घंटी से अंदर की तरफ गए तो हमने देखा कि अंदर एक मंदिर मौजूद है और वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है। अब इस मूर्ति को देखने के बाद बहुत सारे सवालात हमारे जहन में मौजूद थे और हम ये सोच रहे थे कि आखिर क्या करें। मेरा जो दोस्त था वो कह रहा था ये मामला ठीक नहीं है, क्योंकि एक मंदिर है, हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको वापस बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो दीगर 2 दोस्त थे वो कहने लगे कि इसके अंदर जो घंटी और मूर्ति रखी हुई है
उसको निकाल के साइड में रख देते हैं। जो भी सामान वगैरह है वो अपना शिफ्ट कर लेते हैं। जो भी मेहमान वगैरह आएंगे उनको यहाँ पे रुकवा दिया करेंगे। और ऐसे ही हुआ कि अंदर जो मूर्ति वगैरह मौजूद थी वो हमने निकाली, साइड में रख दी। जो घंटी लगी हुई थी वो निकाल दी। बज़ाहिर तो दोनों कमरे साफ़ सुथरे थे, बस वहाँ पे फ़ैन लगाना था, बिस्तर बिछाने थे और सोने की तैयारी करनी थी। और साथ साथ ये एक बात बताते हैं कि वो जो 2 कमरे थे उनमें विंडो भी मौजूद थी। जब हम अंदर गए थे तो अंदर जाके वो जो विंडो थी हमने खोल दी थी और हमारा मकसद ये था कि बाहर से जो हवा आती है वो अंदर कमरों में दाखिल होती रहे। अब वो मूर्ति वगैरह निकाल के और घंटी निकाल के हमने साइड में रख दी। कमरे के बाहर कुंडी लगाई और हम लोग नीचे चले गए। अब ये बताते हैं कि जब हम लोग नीचे चले गए तो उसके बाद मेहमान वगैरह आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि शादी में तकरीबन 1 हफ़्ता बाकी था और लोगों की आमदोरफ़्त शुरू हो चुकी थी। इसी दौरानिए में हमारा वही भाई जिसकी शादी होने वाली थी या जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो अपनी फियांसी से या अपनी होने वाली वाइफ से बात करने के लिए छत पे चला गया। मगरिब हो चुकी थी और जब इनका भाई छत पे गया, वहाँ जाके उसने फ़ोन पे बात करना शुरू की तो बज़ाहिर सब नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल रात होती है वैसे एक रात हो चुकी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये बताते हैं कि इनके भाई को ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जो कमरे के अंदर खिड़की मौजूद है उस खिड़की में कोई मूवमेंट हो रही है या वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे कि जो 2 कमरे हैं वहाँ पे कोई मौजूद है। अब इनका जो भाई था उसका ध्यान फ़ोन की तरफ था, यानी उसका फोकस वहीं पे था, लिहाजा वो इग्नोर कर रहा था, मुसलसल बातें कर रहा था कि इसी दौरानिए में इनके भाई को महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि हल्की हल्की सी आवाज़ें हैं जो उसके कानों में आ रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ ख़वातीन हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। पहले तो वो समझा कि मे भी बराबर वाले घर से आगे पीछे से कहीं से आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन जब उसने गौर करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो इन दोनों कमरों में से आ रही हैं। और इसने जब मज़ीद गौर किया तो उसको महसूस हुआ जैसे कि मंदिर में पूजा की जाती है वैसे ही पूजा की जा रही है, और जो पूजा कर रहा है वो 2 ख़वातीन हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इनका जो भाई था वो पीछे हटने लगा। इसकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ से नीचे निकले, जाके और लोगों को बता सके। कि इसी दौरानिए में इनके भाई को महसूस हुआ जैसे कि अब उन दोनों औरतों में से एक औरत ने कमरे में से चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कमरे से बाहर आ रही है या कमरे के गेट की तरफ आ रही है। अब इसका जो फोकस था वो गेट की तरफ था, लेकिन एकदम से वो जो खिड़की थी जो ऑलरेडी खुली हुई थी, इसने देखा कि उस खिड़की में एक औरत आके खड़ी हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि उसने साड़ी पहनी हुई है। बहुत ही कोई पतली दुबली सी औरत है। उसके माथे पे एक बिंदिया लगी हुई है और शायद उसकी जो मांग है उसमें संदूर पड़ा हुआ है। अब ये देख के इनका जो भाई था उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, शदीद खौफ का शिकार हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहा है वो हकीकत है या अफसाना है या फिर ये सब एक ख्वाब है। अब इनका जो भाई था उसके जहन में सबसे पहले यह आया कि मैं नीचे जाता हूँ। वो पलटा और उसने नीचे भागना शुरू किया। खैर जैसे ही वो नीचे पहुँचा तो बहुत सारे कज़न्स, बहुत सारे घर वाले मौजूद थे, क्योंकि शादी की तैयारियों के सिलसिले में बहुत सारे कज़न आ चुके थे। और उसने जाके जब सबको ये वाक़या बताया तो जितने भी कज़न्स थे या जितने भी लड़के थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए। सब ने आके छत पे देखा तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद सब ने हिम्मत करके वो जो कमरे थे उनका दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला तो उनको भी ऐसा महसूस होने लगा या ऐसा लगने लगा कि जैसे अंदर कोई 2 ख़वातीन हैं जो पूजा कर रही हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। खैर जैसे जैसे ये आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मुसलसल 2 ख़वातीन की आवाज़ आ रही है। अब जब सबने ये देखा कि अंदर कोई मौजूद नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं मे भी बाहर से आ रही हैं, और इन कमरे में क्योंकि काफ़ी अरसे से कमरे बंद हैं, ये आवाज़ें सराउंड कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो अंदर से आ रही हैं। बहुत सारे हीले बहाने बनाए गए और ये कन्विंस करने की कोशिश की गई कि यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, ये जो कुछ देखा गया है या जो कुछ कहा जा रहा है ये सब वहम है। बात आई गई हो गई। इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरा, शादी हुई। शादी के बाद जो इनका भाई था उसको बजाय इसके कि इन 2 कमरों में से एक कमरा दिया जाता, उसको फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा दे दिया गया, और कुछ लोगों को कहा गया कि जब तक मालिक मकान नहीं आता तब तक आप लोग छत पे सोएं
या इन 2 कमरों को इस्तेमाल करें। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो एक बड़ी भाभी थी, उनको कपड़े वगैरह धोने थे, और नॉर्मली जब औरतें कपड़े वगैरह धोती हैं या वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही हुआ कि कपड़े धोते धोते तकरीबन मगरिब हो चुकी थी। मगरिब होने के बाद इनकी जो भाभी थी, उनको कपड़े फैलाने के लिए छत पे आना था। अब कपड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो ये वेट कर रही थी कि कोई बच्चा आ जाए या कोई लड़का आ जाए तो उसके हाथ बहुत सारे कपड़े ऊपर रखवा दिए जाएं और उसके बाद ये ऊपर जाएं और वहाँ जाके जो भी कपड़े हैं उनको फैला दें। कामरान साहब बताते हैं कि जब मैं आया तो मेरी जो भाभी थी उन्होंने मुझे कहा, और सबसे पहले मैंने एक बाल्टी ले आके छत पे पहुंच गया, और जब मैं छत पे पहुंचा तो वो बाल्टी मैंने वहाँ पे रख दी। उस बाल्टी के अंदर धुले हुए कपड़े मौजूद थे। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में एकदम से इनको दोबारा से आवाज़ें आना शुरू हुई, और वो जो आवाज़ें थीं उनको सुन के महसूस हो रहा था जैसे दोबारा से वो जो औरतें हैं वो पूजा कर रही हैं या कमरों के अंदर मौजूद हैं। अभी ये आवाज़ों को सुन ही रहे थे, इसी दौरानिए में एकदम से गेट खुला, और जैसे ही गेट खुला तो इन्होंने देखा कि वही पतली दुबली सी औरत जिसके माथे पे बिंदिया लगी हुई है, उसकी मांग में संदूर पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे से बाहर निकल रही है, और उसके हाथ में एक चिराग मौजूद है और उस चिराग में आग लगी हुई है। ये देख के इनके औसान ख़त्म हो गए, इनकी आवाज़ बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि इनके जो अल्फाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, ये पढ़ना चाह रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, और ये वहाँ से मूव करना चाह रहे थे तो ये भी नहीं हो पा रहा था। इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो थी वो ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो चुकी है, और ये चाहने के बावजूद भी वहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसके पीछे एक और औरत कमरे से निकली। उसके हाथ में भी चिराग मौजूद था, उसके माथे पे भी बिंदिया थी, उसकी मांग में भी संदूर पड़ा हुआ था। और अगेन मेरी वैसी ही हालत थी, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना मैं हिल पा रहा था, ना मैं मुड़ पा रहा था, ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था। देखते ही देखते उस कमरे से 7 ख़वातीन निकलीं और सबका एक जैसा हुलिया था। सबके हाथों में चिराग मौजूद थे और वो जो चिराग थे वो जल रहे थे। अब ये बताते हैं कि मेरी ये हालत थी, ऐसा लग रहा था मेरी जान फना होने वाली है, बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। जो भी आयत वगैरह आती थी मैं पढ़ना चाह रहा था, मैं कलमा पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। एकदम से इनको लगा जैसे पीछे से कोई आया है, और जैसे ही इनको लगा कि पीछे से कोई आया है तो ऐसा लगा जैसे इनका जो जिस्म है वो मूव करना शुरू हो चुका है। और इन्होंने फ़ौरन से पलट के देखा, और जब इन्होंने पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि इनकी जो भाभी हैं, जो कपड़े ऊपर फैलाना चाहती थी या जो ऊपर आना चाहती थी, वही सामने खड़ी हुई हैं। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने भाभी को देखा तो मेरी जान में जान आई। उनको मैंने इशारा किया कि यहाँ पे कोई मौजूद है, या बहुत सारी ख़वातीन हैं जो छत पे मौजूद हैं, और ये सारी की सारी उसी मंदिर से ये उन्हीं कमरों में से निकली हैं। बहरहाल जैसे ही इन्होंने अपनी भाभी को बताया और वापस पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद है, ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद है, और ना ही वो जो 2 कमरे हैं या वो जो मंदिर है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। खैर इनके थोड़े से औसान बहाल हुए, जो भी इनको आयत वगैरह आती थी इन्होंने पढ़ना शुरू की, और इन्होंने अपनी भाभी को सारा का सारा माजरा बताया। इनकी भाभी ने जल्दी जल्दी जो भी कपड़े थे वो फैलाए और उसके बाद इनके साथ नीचे चली गई। ये बताते हैं कि जब हम लोग नीचे पहुँचे तो मेरी हालत गैर हो चुकी थी, और देखते ही देखते मुझे शदीद बुखार हो चुका था। इसी दौरानिए में इनके जो बड़े भाई थे वो आ चुके थे। ये बताते हैं कि जब मेरे भाई ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस लड़के ने या मेरे भाई ने छत पे इस तरह की औरतों को देखा है। वो जो इमाम साहब थे वो घर में आए, उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया। ख़ास तौर पे जो ऊपर कमरे मौजूद थे वो उधर गए, उधर जाके उन्होंने पूरा मुआयना किया, और वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे एक रात का टाइम दें, मैं रात में इस्तिखारा करूँगा और अगले दिन आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि क्या मसला है। ये बताते हैं जैसे तैसे करके रात गुजर गई। मेरा जो बुखार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हुआ, और जो भी इमाम साहब ने आयत वगैरह बताई थी वो सारी की सारी आयत मैं पढ़ रहा था, और जो तावीज़ उन्होंने मुझे दिया था वो मैंने पहन कर रखा हुआ था। अगले दिन इमाम साहब को मगरिब की नमाज के बाद हमारे घर आना था, और जो भी उन्होंने इस्तिखारा किया था उसके बारे में मालूमात देनी थी। अल्लाह अल्लाह करके मगरिब की अज़ान शुरू हुई, और जब अज़ान शुरू हुई तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब इमाम साहब आएँ और इस घर के बारे में, इन वाक़यात के बारे में मालूमात दे सकें। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में
इन लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे छत पे एकदम से शोर होना शुरू हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो छत पे मौजूद हैं और आपस में लड़ रहे हैं और मुसलसल उन सब के लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं और ज़्यादातर जो आवाज़ें आ रही हैं वो ख़वातीन की हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो बुनियादी तौर पे लड़ाई हो रही है ये ख़वातीन की लड़ाई हो रही है। अब जब इन लोगों को इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई तो इनमें से जो एक भाई था वो कहने लगा कि छत पे आके देखते हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे सारे के सारे मना कर रहे थे। सब कह रहे थे कि इस वक्त छत पे जाना ठीक नहीं है। अब ये बताते हैं कि ये और इनके 2-3 कज़न घर के बाहर आके खड़े हो चुके थे और मुसलसल ऊपर की तरफ देख रहे थे कि इसी दौरानिए में इन्होंने देखा कि वही औरत जो इनको सबसे पहले नज़र आई थी, जो बहुत पतली दुबली सी थी, जिसके माथे पे बिंदिया लगी हुई थी, जिसकी मांग में संदूर मौजूद था, वो इनको ऊपर से देख के मुस्कुरा रही है। और ना सिर्फ मुस्कुरा रही है बल्कि इनको ऊपर आने का इशारा कर रही है, जैसे कि वो इनको कहना चाहती हो कि ऊपर आ जाओ। अब ये जो मंजर था ना सिर्फ इन्होंने देखा था बल्कि इनके साथ जो इनका कज़न मौजूद था या जो भी लोग थे सब के सब लोगों ने देखा था। खैर ये लोग अंदर आ गए, जो भी आयत वगैरह इनको आती थी पढ़ने लगे और बिला आखिर वो वक्त आया कि जब वो जो इमाम साहब थे जिन्होंने वादा किया था या जिन्होंने आने का कहा था वो आ गए। ये बताते हैं कि जब वो इमाम साहब आए तो उनकी जो हालत थी वो गैर हुई भी थी। उनके माथे पे पसीने मौजूद थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान हैं। खैर जब वो आए उनसे हमने पूछा कि बिला आखिर क्या इस्तिखारा किया है आपने, क्या मालूमात हैं जो आपको पता चली हैं। तो कहने लगे कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो जगह है जहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ पे पिछले 200-300 साल से एक मंदिर मौजूद है और मेरा आपको मशवरा ये है कि ये जो जगह है इसको फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जो मखलूक़ात मौजूद हैं या जो कुछ मौजूद है वो आपको कभी भी यहाँ पे रहने नहीं देगा। आपसे पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे या जिनका यह मकान है, उन्होंने जैसे तैसे करके जो मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं उनको 2 कमरों के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब क्योंकि आपने 2 कमरे खोल लिए हैं जिसकी वजह से वो जो मखलूक़ात थी या जो कुछ वहाँ पे मौजूद था वो आज़ाद हो चुका है। अब वो पूरे के पूरे घर में फैलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। ये बताते हैं कि सुन के हम सब की हालत गैर हो गई और हमें अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका था, जो गलती हमने की थी। एक तो हमने बग़ैर पूछे वो जो 2 कमरे थे उनको खोल लिया था और ना सिर्फ खोल लिया था बल्कि वहाँ पे जो मंदिर मौजूद था या जो भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी उन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हमने रख दिया था। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में हमारा जो मालिक था उससे भी रब्ता हो गया और उसको भी हमने सारा का सारा वाक़या बता दिया था। ये सुनने के बाद वो जो मालिक था वो भी कहने लगा कि आप इसी वक्त इस घर को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आपने मेरे लिए भी मुसीबत कर दी है और अपने लिए भी मुसीबत कर दी है। ये बताते हैं कि तकरीबन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर हमने वो जो घर था उसको खाली किया, जो भी हमारा सामान था वो सारा का सारा हमने निकाल लिया। और वहाँ से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की मखलूक़ात से या इन चीज़ों से हमारी जान छूट गई। और बाकी हमने फॉलो अप किया या हमें जब पता चला कि उस घर का क्या हुआ तो हमें ये पता चला कि वो जो मालिक मकान था उसने दोबारा से जो मूर्ति वगैरह मौजूद थी या जो घंटी थी वो वहीं पे लगवा दी थी जहाँ से निकाली गई थी। और ना सिर्फ लगवा दी थी बल्कि वो जो 2 ऊपर कमरे मौजूद थे उनको दोबारा से बंद कर दिया गया था। ये बताते हैं कि आज भी नूरियाबाद के अंदर वो घर मौजूद है, वैसे ही ऊपर 2 कमरे मौजूद हैं, वैसे ही वो बंद हैं और वहाँ पे किसी को जाने या आने की इजाज़त नहीं है। ये आज की जो स्टोरी है ये आमिर साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे बेसिकली ताल्लुक़ है वो पंजाब से है और पंजाब के एक गांव में ये पैदा हुए थे। शुरू से ही इसी विलेज में रहा करते थे। इनके विलेज के साथ साथ 3-4 और विलेजेस मौजूद थे। कभी कभार वहाँ पे भी जाना आना हुआ करता था। गर्ज़ की बहुत अच्छी, बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी। ये बताते हैं कि 2003 में 2 गांव छोड़ के एक मेले का इनेकाद हुआ। नॉर्मली गांव में पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मेले वगैरह लगा करते हैं और आम तौर पे जो गांव के लोग होते हैं वो ख़ुद, इसके अलावा जो करीब व जवार के गांव होते हैं वहाँ के लोग उसमें आया करते हैं, शामिल होते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे ही एक मेला 2003 में 2 गांव छोड़ के एक गाँव में लगा था और ये जो मेला लगा था ये तकरीबन इनके गांव से 15 से 20 किलोमीटर दूर था। यानी कि अगर आप गाड़ी में सफ़र करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें तो 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाया करते थे। लेकिन उसका एक नुकसान ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में अवेलेबल होती थी, रात में नहीं मिला करती थी। इन्होंने यही डिसाइड किया था
कि जाने का जो सिलसिला है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर लेंगे, और जब वापसी का टाइम आएगा तो देखेंगे अगर बस मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर पैदल जो है वहाँ से अपने गांव आ जाएंगे। और ये बताते हैं कि अगर पैदल वहाँ से अपने गांव की तरफ आया जाए तो हार्डली 2.5 से 3 घंटा लगा करता है, और 2.5 से 3 घंटे में हमारा जो गांव है वो आ जाता है। खैर ये वहाँ पे गए, और वहाँ जाके जैसे कि और गांव वाले मौजूद थे, वहाँ जाके बहुत सारे जानने वाले भी मिल गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, घूमे फिरे, झूले झूले, और जो भी वहाँ पे इनकाद हुआ करता है, जो भी चीज़ें हुआ करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए। और उसके बाद जब ये अपने गांव की तरफ निकलने ही वाले थे कि इनको एक अपना पुराना दोस्त मिल गया। अब जब इनको इनका पुराना दोस्त मिला तो जाहिर सी बात है, जब आपसे आपका पुराना स्कूल का कोई फ्रेंड मिल जाए तो आप कोशिश करते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उससे बातें करें, पुरानी चीज़ें रिकॉल करें, और जो उनके साथ स्टूडेंट पढ़ा करते थे उनके बारे में डिस्कस करें, उनकी बातें करें। तो वैसे ही ये अपने दोस्त से बातें करते रहे, और बातें करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। और फिर इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। अब इनका जो दोस्त था वो इनसे इसरार कर रहा था कि इतनी रात में तुम्हारा पैदल जाना या वापस जाना ठीक नहीं है, इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलेगी, बेहतर यह है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आमिर साहब बताते हैं कि मैं बज़िद था कि मुझे अपने घर वापस जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपनी मदर को भी यही कह के आया था कि मैं वापस आ जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास ना कोई मोबाइल मौजूद था और ना इस तरह के कोई ज़राए मौजूद थे कि मैं अपने घर वालों से रब्ता कर सकूं। ये बताते हैं कि दोस्त के साथ फ्री होते होते तकरीबन 8:30 पौने 9 बज गए। उसके बाद मैंने सोचा कि कोशिश कर लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जाके देख लेता हूँ, हो सकता है कोई बस मिल जाए। अगर बस नहीं मिलेगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं पैदल जाऊँगा या फिर किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। अब ये जो स्टॉप था वहाँ जाके खड़े हो गए, वहाँ पे तकरीबन आधा पौन घंटा वेट करते रहे। इस दौरानिए में ना कोई बस आई, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो सका, इवन के कोई लिफ्ट भी नहीं मिली इनको। अब रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। इन्होंने बोला कि अल्लाह का नाम लेके निकलता हूँ और इंशाल्लाह रात के तकरीबन 2 बजे तक मैं अपने गाँव पहुँच जाऊँगा। ये बताते कि जब मैं अपने गाँव के लिए निकला तो मुझे याद था कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, और इनके मुताबिक जिस रास्ते से जाने वाले थे उस रास्ते में पहले छोटा सा एक जंगल आता था। जंगल से जब आप आगे निकलते हैं तो एक छोटी सी नदी आती थी, या जिसे आप तालाब कह सकते हैं, और जब आप उस तालाब से आगे निकलते हैं तो फिर एक वीरान एरिया था, और वहाँ से गुजरने के बाद इनके गांव का हिस्सा या गांव के एरिया शुरू हुआ करता था। खैर ये खुरामा अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इनके जहन में चल रही थी, बहुत सारी फ़िक्र इनको लाहक थी, और इनको ये भी याद था कि ये जो रास्ते में नदी आती है या ये जो जंगल आता है, इसके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ हमने अपने गाँव के लोगों से सुन रखे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इस जंगल के बारे में, जो इस नदी के बारे में मशहूर हैं। अब ये बताते हैं कि जंगल का जो एरिया था, जब मैं वो क्रॉस कर रहा था तो मुझे मुसलसल अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो बज़ाहिर लग रहा था ना किसी इंसान की आवाज़ें हैं ना किसी जानवर की आवाज़ें हैं। कुछ अजीब सी आवाज़ें थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कर्रा रहा है, कोई रो रहा है, कोई फरियाद कर रहा है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं उन आवाज़ों को समझ सकूं, उनको पहचान सकूं, लेकिन काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी ना मेरी समझ में वो आवाज़ें आ रही थी, ना मुझे पता चल पा रहा था कि ये किसकी आवाज़ें हैं और कहाँ से आ रही हैं। खैर जंगल का जो एरिया था जैसे तैसे करके मैंने क्रॉस कर लिया, और जब जंगल वाला हिस्सा क्रॉस हुआ तो जब मैं आगे निकला तो वहाँ पे एक नदी या एक तालाब आया करता था। जैसे ही मैं उस तालाब वाले हिस्से में एंटर हुआ तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि चाँद भी जो है 14वीं का है, और चारों तरफ चाँद की जो रोशनी है वो फैली हुई है, एक अजीब सी ठंडक है जो माहौल में मौजूद है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एक नूर है जो फैलता चला जा रहा है, और मैं एक अजीब सी खुशी का शिकार होता चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये किस तरह का एहसास था, लेकिन जैसे जैसे मैं उस तालाब के करीब से गुज़र रहा था या उससे गुज़रता हुआ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा सा माहौल है इस रोशनी के अंदर या इस तालाब के सामने। मुझे एक अजीब सा सुकून है जो बार बार महसूस हो रहा है। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के गुनगुनाने की या हंसने की या खिलखिलाने की आवाज़ है जो फ़िज़ा में एकदम से फैलती है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाती है। पहले तो मैं समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई ना कोई है जो मेरे बहुत करीब मौजूद है,
जो कोई खुशी के गाने गा रहा है या गुनगुना रहा है या किसी धीमी सी या सुरीली सी तर्ज में कुछ कह रहा है। खैर, जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो आवाज़ है ये वाकई में मौजूद है, ये मेरा वहम नहीं है, तो मैंने अपने इर्द गिर्द जायज़ा लेना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं करीब जवार का जायज़ा ले रहा था, वैसे ही मेरी नज़र एक टीले पे पड़ी। और जब मेरी नज़र उस टीले पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस पत्थर के टीले के ऊपर एक लड़की है जो बैठी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में एक बांसुरी मौजूद है। अब ये जो लड़की थी, इसका जो मुंह था वो तालाब की तरफ था। मैं उसकी बैक साइड देख पा रहा था। मुझे पीछे से अंदाज़ा हो रहा था कि इसने शायद सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए हैं, इसके बहुत लंबे लंबे घने बाल हैं, और उसके हाथ में जो बांसुरी मौजूद है वो उसको बार बार बजा रही है। अब जब मैंने पीछे से उस लड़की को देखा तो मैं ताज्जुब का शिकार था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई इतनी रात में इस रेत के टीले में इस वीरान जगह पे आके बैठ सकता है। खैर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे तजस्सुस में इजाफा होता चला जा रहा था, और मैं बेचैन था कि कब मैं इसके सामने आऊँ या ये पलट के मुझे देखे। बहरहाल, जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो वैसे ही वो जो लड़की थी उसने पलट के पीछे देखा। और जब उसने पलट के पीछे देखा तो ये देख के मैं दंग रह गया कि ये तो वही इफ़त बीबी है जो हमारे साथ 5वीं क्लास में पढ़ा करती थी। पहले पहल तो मैं ख़ुद को समझाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो मैंने सालों पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब देखा था, और उसके बाद से इसके घर वाले ना जाने कहाँ चले गए थे। खैर, काफ़ी देर तक मैंने उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया, और जब मुझे यकीन हो चला कि ये वही है जिससे मैं कभी यकतरफ़ा मोहब्बत किया करता था, तो मैंने सोचा कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे बात करता हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ के मैंने उसको सलाम किया, और जब मैंने उसको सलाम किया तो बजाय इसके कि वो मुझे जवाब देती, वो मुस्कुराने लगी और मेरा नाम लेके कहने लगी कि तुम आ गए। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान था, परेशान भी था कि वो लड़की जिससे मैं न कभी अपने ख़यालात का या अपने जज्बात का या अपनी मोहब्बत का इजहार कर सका, वो एकदम से मुझसे मिलने के बाद इतनी मानूस होके कैसे कह रही है कि तुम आ गए। खैर, जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा हाँ, मैं आ गया। फिर उसने कहा कि आओ मेरे साथ बैठो, मुझसे बातें करो, कुछ अपने बारे में बताओ कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। जब उसने इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुझे इनवाइट किया या मुझे मदऊ किया तो बजाय इसके कि मैं पीछे हटता, मैं आगे चला गया, मैं उसके पास जाके बैठ गया। और फिर बातों से बातें होती चली गईं। वो मेरे बारे में बहुत सारी बातें पूछती चली गई। मैंने उसके बारे में पूछना शुरू किया, तो जब भी मैं उसके बारे में पूछने लगता या कोई भी बात करने लगता तो वो एकदम से बोलती कि इसे छोड़ो, पहले अपने बारे में बताओ। उसने मेरी वालदा के बारे में पूछा, उसने मेरी बहन के बारे में पूछा, क्योंकि गए वक्तों में वो मेरी बहन की दोस्त हुआ करती थी। खैर, मैंने उसको बताया कि जो मेरी बहन थी उसकी शादी हो चुकी है और मेरी अब तक शादी नहीं हुई। और यही सवाल मैंने उससे भी किया कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो इसके जवाब में उसने कहा नहीं, मेरी भी शादी नहीं हुई है। इसी तरह मुतादिद सवाल वो मुझसे करती चली गई। जो वो मुझसे पूछ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पे उसके काबू में हो चुका हूँ या उसके सहर में मुब्तला हो चुका हूँ। जो कुछ वो चाहेगी मुझसे पूछेगी, जो कुछ वो चाहेगी मुझसे उगलवाएगी, और जैसे वो चाहेगी या जिस टॉपिक पे वो चाहेगी मुझसे बात करेगी। मैं बिल्कुल वैसे ही मनोअन जैसे वो चाहती थी उससे बात करता चला जा रहा था, बजाय इसके कि मैं उससे भी कुछ सवाल करता। उसके सवालात थे कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहरहाल, इसी तरह बातें करते करते मुझे गुमान होने लगा कि जैसे उसकी बातों में बहुत सुकून है, बहुत सहर है, और शायद जितना मज़ा उसकी बातों के सुनने में या उसके सवालात का जवाब देने में है, उतना मज़ा मेरे सवालात का जवाब हासिल करने में नहीं है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास हो रहा था कि एक बार फिर शायद मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता चला जा रहा हूँ। पुरानी यादें हैं जो एकदम से ताज़ा होती चली जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि सालों का जो ये सफ़र था आखिर तमाम हुआ। दोबारा मेरी उससे मुलाकात हो गई जिसको मैं सालों से पसंद किया करता था। ये बताते हैं कि बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब 1.5 से 2 घंटे गुजर गए। वो मुसलसल मुझसे बातें करी चली आ रही थी। बारी बारी वो सबके बारे में पूछती, कभी गांव के चाचा के बारे में पूछती, कभी नाज़ो आंटी के बारे में पूछती,
इसी तरह कभी चौधरी चाचा के बारे में पूछती, उसके सवालात थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सच बात यह है कि मैं भी उसके सवालात से मुस्तफ़ीद हो रहा था और उसका जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो बहुत सहर अंगेज़ था। खैर, बातों के दौरान एकदम से जब मैंने उससे उसके बारे में पूछना शुरू किया कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम लोग उस गांव से फिर कहाँ गए थे, और ये बताओ कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, तो अगेन उसने मेरी बातों को टालना शुरू कर दिया। इसी दौरानिए में मुझे अंदाज़ा होने लगा कि अब रात बहुत हो चुकी है, मेरा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे मैं जब जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरा सामना चोरों और डाकुओं से भी हो। खैर, जब भी मैं उससे जाने की बात करता तो उसको टालने की कोशिश करती। वो कहती, अभी कुछ देर और बैठो, इतने अरसे बाद तो मिले हो, क्या जल्दी है जाने की, ऐसा क्या रखा है तुम्हारे गांव में। और जब वो इस तरह बोलती तो अगेन मैं उससे बातों में बिजी हो जाता। इस तरह करके मैंने 3 से 4 बार उससे जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन वो हर बार रद्द कर दिया करती थी। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था। मैं मुसलसल उससे बातों में बिजी था कि एकदम से पीछे से हॉर्न बजा, और जब हॉर्न बजा तो ऐसा लगा कि ये सुना सुना सा हॉर्न है। और जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि जो हमारे गांव के चौधरी चाचा हैं उनकी गाड़ी पीछे से आ रही है। और जैसे ही मैंने उनकी गाड़ी देखी तो मैं जल्दी से टीले से नीचे उतरा और मैं उनकी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी थी। मैं चाहता था कि अब गाँव वापस चला जाऊँ, और ये खुदा की मेहरबानी थी कि रात के इस पहर में चौधरी चाचा अपनी गाड़ी को लेके पीछे से आ गए थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उनकी गाड़ी को देख के इशारा किया तो मेरा इशारा देख के वो जो चौधरी चाचा थे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। और जब उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी तो मुझसे पूछने लगे कि इतनी रात में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। खैर, मैंने उनको जल्दी जल्दी बताया कि मैं मेले से निकला था, वहाँ से देर हो गई। जब वापस आ रहा था तो मेरी यहाँ पे इफ़त बीबी से मुलाकात हो गई थी। तो कहने लगे, कौन इफ़त बीबी। मैंने उनको बताया कि वही इफ़त बीबी जो गए वक्तों में काफ़ी साल पहले हमारे गांव में रहा करते थे और फिर हमारा गांव छोड़ के किसी दूसरे गांव में चले गए थे। ये सुन के जो चौधरी चाचा थे वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सुन के वो कहने लगे, सब सवालात को छोड़ो, गाड़ी में आके बैठ जाओ, तुम्हारे जितने भी सवालात हैं उनका मैं एक एक करके जवाब दे दूँगा। अब ये सुन के मैंने सोचा कि मैं जो इफ़त बीबी है उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह देता हूँ और उसको कह देता हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे गांव पे तुम्हारे घर में चक्कर लगाऊंगा। ये बताते हैं कि जब मैंने पलट के उधर देखा तो वहाँ पे इफ़त बीबी मौजूद नहीं थी। मैं बड़ा हैरान था कि अभी तो मेरे साथ बैठी हुई थी, बल्कि पिछले 2-3 घंटे से मेरे साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, एकदम कहाँ चली गई। खैर, मैं चौधरी साहब के साथ गाड़ी में बैठ गया और वो मुझसे बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने सिफ़त बीबी का एड्रेस पूछा है या इसके गांव के बारे में जानने की कोशिश की है। तो मैंने कहा मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो इतने में गायब हो गई। खैर, ये कहने लगे, चलो अभी गांव चलते हैं, कल बात करेंगे इस बारे में। ये बताते हैं कि चौधरी चाचा के साथ मैं गांव वापस आ गया। रात के इस पहर मेरी जो वालदा थी वो भी परेशान खड़ी हुई थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। खैर, उनको जब मैंने सारा का सारा किस्सा बताया तो वो मुतमईन हो गई, कहने लगी कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। जैसे तैसे रात गुजर गई, मैं जाके सो गया और जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मुझे इफ़त बीबी का ख्याल आया। मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ, हो सकता है कि गांव में किसी न किसी के ज़रिए से उसका एड्रेस मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तो चौधरी चाचा के पास जाऊँगा, वो भी हो सकता है इस बारे में कुछ जानते हो। ये बताते हैं कि काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे बिला आखिर इफ़त बीबी का एड्रेस मिल गया, और वो जो एड्रेस था तकरीबन हमारे गाँव से 2 से ढाई घंटे का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रास्ता था। मैंने डिसाइड किया कि इस इतवार को मैं उसके गांव जाऊंगा, उसके वालिदैन से मिलूंगा, और अगर उसकी वाकई में अब तक शादी नहीं हुई तो उसके वालिदैन से अपनी शादी के बारे में बात करूंगा। जैसे तैसे करके ये जो बीच के दिन थे वो गुजरे और बिला आखिर इतवार का दिन आ गया, और इतवार के दिन मैं तैयार होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के सीधा उसके गाँव की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते मैं बहुत खुश था, बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में मौजूद थे, बहुत सारे अरमान मेरे जहन में मौजूद थे। मैं चाहता था कि मैं जाऊं, उसके पेरेंट्स को राज़ी करूं और फिर मेरी और उसकी शादी की बात करूं। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके ये पूरा रास्ता तमाम हुआ और उसके गांव में मैं पहुंचा। जब मैं गांव के बस स्टॉप पे उतरा तो उतरते ही वहाँ पे जो तांगे वाले होते हैं या रक्शे वाले होते हैं उनको मैंने उसका एड्रेस बताया। जब उन्होंने ये एड्रेस देखा तो मुझसे पूछने लगे कि आपको वहाँ पे किससे मिलना है।
मैंने कहा कि मैं बेसिकली इफ़त बीबी को जानता हूँ, लेकिन मुझे मुलाकात उसके पेरेंट्स से करनी है। खैर वो जो तांगे वाला था वो मुझे कहने लगा कि ठीक है, मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, आप तांगे में बैठ जाएं, मैं आपको उसके घर छोड़ देता हूँ। पैसे वगैरह तय करने के बाद, भाव ताव करने के बाद मैं तांगे में बैठ गया और बिला आखिर मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका घर आए, मैं उसके घर पहुँचूँ, उससे मुलाकात करूँ, उससे पूछूँ कि उस रात वो कहाँ चली गई थी। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके उसका घर आया और जब मैं तांगे से उतरा, तांगे वाले को पैसे दिए, उसके घर की तरफ देखने लगा। मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है कि अभी वो छत पे आ जाए या कमरे से बाहर निकले या घर से बाहर निकले, मुझे किसी भी तरह वो नज़र आ जाए तो मैं उसको आने से पहले ही इन्फॉर्म कर दूं या इशारा कर दूं कि जैसे मैं आ चुका हूं। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक मैं बाहर खड़ा हुआ देखता रहा। जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो बिला आखिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अंदर जाता हूँ, नॉक करता हूँ, उसके पेरेंट्स को बुलाता हूँ। और जब मैंने नॉक किया तो उसके फादर मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं तो उनको पहचान चुका था क्योंकि मैं उनको बचपन में भी देख चुका था, लेकिन उसके जो फादर थे वो मुझे नहीं पहचाने, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी थी। मेरा क़द भी बढ़ चुका था, मैं काफ़ी लंबा हो चुका था। खैर जब मैंने अपना तारुफ़ करवाया तो वो जो चाचा थे या उसके जो फादर थे वो बेचारे मेरे गले लग गए, मुझे बहुत प्यार करने लगे और मुझे कहने लगे कि जल्दी से अंदर आ जाओ। अब ये बताते हैं कि जब मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने सलाम दुआ की तो उसकी मदर भी आ गई और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि कब वो मेरे सामने आएगी, मैं उसको देखूँगा और उसका रिश्ता मांगूँगा। तकरीबन मुझे आधा घंटा गुजर गया, वो नज़र नहीं आई। तो उसके फादर से मैंने पूछा कि इफ़त बीबी नज़र नहीं आ रही। तो कहने लगे बेटा इफ़त बीबी वो यहाँ कैसे हो सकती है। ये सुन के मैं उनको ताज्जुब भरी निगाहों से देखने लगा, उनसे पूछने लगा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मेरी ये बात सुन के वो कहने लगे कि अब से ठीक 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के अंदर हमारी बेटी की डेथ हो गई थी और उसके बाद से वो अल्लाह ताला के पास जा चुकी है। ये बताते हैं कि सुन के मैं हैरान हो गया। मैं समझा कि शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे दोबारा पूछा तो वो कहने लगे ऐसा ही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो गांव में बराबर वाले घर में जाके पूछ लो, सामने आके पूछ लो, जिससे भी तुम कंफर्म करना चाहते हो उसके पास जाओ, जाके पूछ लो। ये बताते हैं कि ये सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ या ये हकीकत है। खैर मैं उनसे सलाम दुआ करके बाहर निकला और 1-2 घरों से मैंने जाके पूछा तो मुझे कंफर्मेशन हुई कि वाकई में इफ़त बीबी का अब से 1.5-2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। ये बताते हैं कि मैं बहुत मायूस और बहुत ही नाकाम इंसान के तौर पे उसके गांव से बाहर निकला और मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। और अब तक, आज तक मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसका इंतकाल हो गया था तो वो कौन थी जो मुझे वहाँ पे तालाब में इफ़त के रूप में मिली थी। ये आमिर साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि ये 1997-98 से कनाडा में मुकीम है और जब ये 1997-98 में कनाडा में गए थे तो ये स्टूडेंट वीज़े पे गए थे। जैसे नॉर्मली हुआ करता है कि लोग शुरू में पढ़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं और पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे वो जॉब शुरू कर देते हैं और एक ख़ास टाइम स्पेंड करने के बाद उनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। तो वैसा ही इनका प्रोसेस था। ये बताते हैं कि जब शुरू में मैं वहाँ पे गया था तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी के जो अखराजात वगैरह हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे जॉब करनी थी। जितना आसान अभी वहाँ पे जॉब हासिल करना है उतना आसान 1997-8 में नहीं था। ये बताते हैं कि मैंने जाते ही वहाँ पे कोशिशें शुरू कर दी थी और मेरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं मैं उनको मीट कर सकूं। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड की या सिक्योरिटी कंपनी में जॉब ऑफ़र की गई। अब ये जो जॉब थी उसकी जो नेचर थी वो इस तरह से थी कि इनकी जो कंपनी थी इनको मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में और बहुत सारी जगहों पे भेजा करती थी और तकरीबन 10 या 15 दिन के लिए इनको एक जगह पे तैनात किया जाता था। और जब ये 10-15 दिन मुकम्मल हो जाते थे तो इनकी जगह चेंज कर दी जाती थी, यानी इनकी जगह कोई और आ जाता था और इनको किसी और जगह भेज दिया जाता था। ये बताते हैं ऐसे ही इनको एक रेलवे स्टेशन पे तैनात किया गया और इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताते हैं कि पिछली 2-3 डिकेड्स से ये मुकम्मल तौर पे अबंडेंट था। अब इनके जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक के थे, यानी कि 12 घंटे की इनकी ड्यूटी थी और 12 घंटे बाद दूसरा
सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाता था और ये अपने घर चले आते थे। ये बताते हैं जो रेलवे स्टेशन था इसके बारे में इनको इन्फॉर्म किया गया था कि ये जो स्टेशन है ये पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस होती है तो वो इस रूट पे या इस रेलवे ट्रैक पे मालगाड़ी को चला सकती है। और जब भी ऐसा होगा तो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका काम यह है कि वहाँ की सिक्योरिटी को देखें और इंश्योर करें कि ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे ना कोई चलता हुआ नज़र आए, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हो कि कोई जानी नुकसान हो सके। ये बताते हैं कि शुरू के 2 से 3 दिन नॉर्मल गुजरे, सब कुछ नॉर्मल था। मैं टाइम पे गया, टाइम पे वापस आ गया, मुझे कोई इस तरह की बात महसूस नहीं हुई। लेकिन जब मैं चौथी रात को वहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए गया तो वहाँ पे जाते ही मुझे अजीब सी वाइब्स आने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज मेरे अलावा भी कोई ना कोई है जो इस रेलवे स्टेशन पे या इसके करीब व जवार में मौजूद है। अब मेरी आदत थी कि मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए अक्सर नॉवेल्स या डाइजेस्ट वगैरह पढ़ता रहता था। हालांकि मेरा काम सिक्योरिटी का था, लेकिन एक राउंड लगाने के बाद मैं आता, बैठ जाता, अखबार पढ़ना शुरू कर देता या जो भी बुक वगैरह मेरे पास अवेलेबल होती मैं उनको पढ़ता रहता ताकि टाइम पास हो सके। ऐसे ही रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं कोई नॉवेल या अखबार पढ़ रहा था कि एकदम से मुझे बातों की आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो बातों की आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह थी और क्लियर पता चल रहा था कि 2 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और ये जिस ज़बान में बात कर रहे हैं ये शायद कदीम इंग्लिश है। ये बताते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन था इसके करीब व जवार में कोई आबादी वगैरह मौजूद नहीं थी और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे कोई मौजूद हो। खैर, जब मुझे मुसलसल आवाज़ आती रही तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि कौन मौजूद है। मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी टॉर्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ आ रही थी या जो बातें करने की आवाज़ें आ रही थी इनको फॉलो करना शुरू किया। अब जब मैं इस आवाज़ को फॉलो कर रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं ये रेलवे ट्रैक की तरफ से आ रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ें थी इनको फॉलो करता हुआ मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर आ गया। आज जब मैं ट्रैक के ऊपर आया तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बहुत ही करीब थोड़ा सा आगे आके कोई बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि 2 लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मैं मज़ीद आगे बढ़ा, मैंने अपनी टॉर्च उन पे मारी तो मुझे यकीन हो चला कि 2 गोरे बैठे हुए हैं, दोनों ने कोट पैंट पहने हुए हैं और वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे इनकी बैक साइड नज़र आ रही है और बैक साइड से अंदाज़ा हो रहा है कि ये दोनों बड़ी उम्र के लोग हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इस रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई ना बैठे, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाएगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है और इसका जवाब बिलाखिर मुझे देना पड़ेगा। खैर, मैं उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे गया और जहाँ पे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे पहुँच गया और उनके सामने आने से पहले ही मैंने इनको मुखातिब किया, उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। जब मैंने सवाल किया तो वो जो 2 लोग थे जो कि बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग लग रहे थे वो बात करते करते रुक गए, लेकिन उन दोनों ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। मैंने उनसे दोबारा सवाल किया कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों बैठे हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाएं। अगर आपको बैठना है तो रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाएं, वहाँ पे टेबल्स मौजूद हैं, वहाँ पे बेंच मौजूद हैं, यहाँ पे बैठना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। अब जब मैंने दोबारा ये बोला तो उन लोगों ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और जब उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं इनके आगे जाता हूँ, इनके फ्रंट साइड पे जाता हूँ, उनको हटाने की कोशिश करता हूँ। ये बताते हैं कि इसी वजह से मैं जब उनके सामने आया या उनके फ्रंट साइड पे आया और मैंने उनके मुंह पे टॉर्च लाइट मारी तो उनका मुंह देख के मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उनका जो मुंह था वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जला हुआ मुंह है और उनकी जो आँखें हैं उनके अंदर आई बॉल्स मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी आँखों की जगह 2 सुराख मौजूद हैं, जबकि जब मैंने पीछे से देखा था तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल 2 बूढ़े लोग हैं, 2 गोरे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। अब इनकी खौफनाक शक्ल देख के मैं समझ चुका था कि ये यकीनन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मैं वहाँ से पलटा और जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की और जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से निकलता हुआ वापस अपनी बेंच पे या अपनी सीट पे आ गया। अब जब मैं सीट पे आके बैठा तो मुझे मुसलसल लगने लगा कि कभी इधर से कभी उधर से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है और ना सिर्फ बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं बल्कि इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मुझे देखा जा रहा है। ये बताते हैं कि जितनी भी आयत वगैरह मुझे याद थी मैं मुसलसल पढ़ रहा था कि इसी दौरानिए में मैंने देखा कि जो रेलवे ट्रैक है इसके वॉशरूम से या इसके वॉशरूम के करीब से एक बच्चा है जो निकल के चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है।
और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है ये 7 या 8 साल का बच्चा है। मैं दोबारा से सोचने लगा कि इतनी रात में, इस वीराने में, इस अबंडन रेलवे ट्रैक पे कोई बच्चा भला कैसे आ सकता है। मेरा सिर्फ अल्लाह पे ही सहारा था, लिहाजा मैं मुसलसल आयत वगैरह पढ़ रहा था और आयत पढ़ते पढ़ते ही वो जो बच्चा था मेरे बहुत करीब आ गया। बज़ाहिर देखने में वो नॉर्मल बच्चा लग रहा था। खैर, जैसे ही वो मेरे करीब आया वो मुझसे कहने लगा कि मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। अब जब उसने ये कहा तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठूं, उसको पानी दूं या ना दूं, कहीं ये भी उनकी तरह कोई और मखलूक ना हो। खैर, मुसलसल मैं आयत पढ़ रहा था, मेरा हौसला बढ़ चुका था और मुझे यकीन हो चला था कि ये जो भी एंटिटीज़ हैं या जो भी मखलूक़ात हैं कम से कम नेगेटिव नहीं हैं। मैं उठा, मैंने एक गिलास पानी का लिया, उस बच्चे को दिया। उसने देखते ही देखते ये जो पानी का गिलास था पूरा का पूरा पी लिया और पानी पीने के बाद वो मुझे थैंक यू कहने लगा। थैंक यू कहने के बाद वो कहने लगा कि आप डरे नहीं, इस अबंडन रेलवे स्टेशन पे या इस ट्रैक पे हम पिछले 25 सालों से रह रहे हैं। अगर कोई हमें तंग नहीं करता तो हम भी उसको तंग नहीं करते। ये कहने के बाद ये जो बच्चा था वापस वॉशरूम की तरफ गया और वहाँ जाके देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके आयत पढ़ते पढ़ते ये रात मेरी गुजरी और जैसे ही ये रात गुजरी दूसरा गार्ड आया तो मैंने उसको सारा का सारा वाक़या बताया। वो गार्ड कहने लगा कि हाँ, इस रेलवे स्टेशन के बारे में या इस रेलवे ट्रैक के बारे में मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी हैं। अगर आप चाहें तो अपना जो वाक़या है ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। खैर, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करके जब घर आया तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था और तकरीबन अगले 3 से 4 दिन तक मैं उस ड्यूटी पे या उस जॉब पे नहीं जा सका। साथ साथ मैंने जो मैनेजमेंट थी उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया है। लिहाजा उसके बाद उन लोगों ने भी मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँ। उन लोगों ने उसके बाद मेरी ड्यूटी किसी और जगह पे लगा दी थी और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे जब भी मैंने ड्यूटी की या नई जगह पे जब भी ड्यूटी की तो इस तरह की मखलूक़ात या इस तरह की चीज़ें मुझे दोबारा नज़र नहीं आईं। ये जमील साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो सईदाबाद से है। ये जिस घर में रहा करते थे इनके घर से 3-4 घर छोड़ के इनकी नानी का घर था और इनकी नानी की फैमिली में इनकी नानी थी, 2 मामू थे, एक खाला थी। ये बताते हैं कि इनके जो नाना थे वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे और उनका इंतकाल इनके पैदा होने से पहले हो चुका था। ये जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनकी नानी के घर के बारे में, ख़ास तौर पे इनके मामू के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ थे जो इनको रोज़ बरोज़ सुनने को मिलते थे। शुरू में इनकी नानी के घर में जो वाक़यात पेश आते थे या जो कुछ होता था ये उसका ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि अक्सर रात के 12 बजे के बाद नानी के जो घर था या नानी की जो छत थी वहाँ पे ऐसा लग रहा होता था कि छत पे कोई मौजूद है या शायद छत के ऊपर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर छत पे जो पलंग मौजूद है उसको कभी एक जगह से घसीट के दूसरी जगह ले आ रहे हैं, कभी दूसरी जगह से वापस उस जगह लेके आ रहे हैं। गर्ज के पूरी रात इस तरह की सामान घसीटने की, भागने दौड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि फजर होने से पहले नानी का जो गेट था या नानी का जो दरवाज़ा था वो बजना शुरू हो जाता। शुरू में नानी ने और एक और मामू ने देखना शुरू किया कि कौन है। जब ये गेट खोलते, बाहर देखते तो कोई मौजूद नहीं होता। ये बताते हैं कि शुरू के जो भी वाक़यात थे इनको सब इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वाक़यात बढ़ते चले आ रहे थे तो इन लोगों को फ़िक्र लाहक होना शुरू हुई। जैसे कि बताते हैं कि इनके जो छोटे मामू थे अक्सर ऐसा होता कि वो छत पे अकेले चले आते, ख़ास तौर पे रात के टाइम में 3 या 4 बजे वो छत पे मौजूद होते और बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता कि किसी से बात कर रहे हैं। शुरू में ये लोग समझते कि हो सकता है कि मोबाइल पे बात कर रहे हो, कोई इनकी फ्रेंड वगैरह हो जिससे बात करते हो। लेकिन जब इन लोगों ने गौर करना शुरू किया कि इनके जो मामू हैं उनका मोबाइल कमरे में रखा होता है, ये अकेले छत पे मौजूद होते हैं और अक्सर आसमान की तरफ देख के या दीवार की तरफ देख के ये किसी से बात कर रहे होते हैं। अब ये जिससे बात कर रहे होते हैं ना वो नज़र आ रहा होता है ना वो नज़र आ रही होती है। लेकिन ये बताते हैं कि इनकी नानी का कहना था कि एक दफ़ा इनकी नानी इसी तरह छत पे मामू को फॉलो करते करते गईं और जब वो छत के करीब पहुंची तो उन्होंने सुना कि इनके मामू किसी से बात कर रहे हैं और जिससे ये बात कर रहे हैं वहाँ से भी जवाब आ रहा है और जिसका जवाब आ रहा है वो जो आवाज़ है वो एक लड़की की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की छत पे मामू के साथ मौजूद है। कुछ देर तक इनकी जो नानी थी वो ऑब्ज़र्व करती रहीं
और जब उनको यकीन हो चला कि वाकई में छत पे कोई लड़की मौजूद है तो वो एकदम से इनके मामू के सामने आ गई। और जब वो छत के अंदर एंटर हुई तो इन्होंने देखा कि इनके मामू वहाँ पे अकेले मौजूद हैं। हालांकि इनकी नानी ने खुद सुना था कि किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, वो इनसे बात कर रही थी। लेकिन जब इनकी नानी ने पूरी छत छान मारी, आगे पीछे देख लिया तो इनको वहाँ पे कोई लड़की नहीं मिली। अब जब ये वाक़या हुआ तो इनकी नानी बहुत परेशान हो गई। इनकी नानी ने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करना शुरू किया। ख़ास तौर पे इनके एक दूर के चचा थे, उनके कोई जानने वाले आमिल थे, उनसे रब्ता किया गया और उनको दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जब भी ये डिसाइड करते कि उनसे रब्ता किया जाए या उनसे मुलाकात की जाए या मामू को इनको दिखाया जाए या वो मामू को देखने आए, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके एक दिन ऐसा हुआ कि मामू घर में मौजूद थे और वो जो पीर साहब थे या वो जो मौलवी साहब थे जो मामू को देखना चाहते थे, वो घर पे आ गए। जब वो घर पे आए, घर पे आने के बाद उन्होंने मामू को देखा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही वो घर से बाहर निकल गए। और घर से बाहर जाने के बाद हमारे जो चचा थे उनको कहने लगे कि जो भी मखलूक या जो भी एंटिटी इस लड़के के साथ मौजूद है ये बहुत पावरफुल है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मैं इसको किसी भी तरह अपने काबू में नहीं ले सकता। अगर मैंने इसको अपने काबू में लेने की कोशिश की तो हो सकता है ये मुझे, आपको, आपकी फैमिली को, सबको नुकसान पहुंचाए। ये बताते हैं कि ये बात सुन के इनकी जो नानी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किससे रब्ता करें। उसके बाद एक और पीर साहब थे, उनका पता चला, उनसे रब्ता किया गया, उनको सारी सूरत-ए-हाल बताई गई। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक दिन का टाइम दें, पहले मैं इस्तिखारा कर लूँ, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा। और जब अगले दिन उनसे रब्ता किया गया तो वो कहने लगे कि ये जो मामला है ये मेरी पहुँच से बाहर है, मैं किसी भी तरह इस मामले को सॉल्व नहीं कर सकता। ये जो लड़का है इसके साथ बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जो मौजूद है, वो किसी भी तरह इस लड़के से दूर नहीं जाएगी। अगर आपने उसको इस लड़के से दूर करने की कोशिश की तो हो सकता है इस लड़के की या आप लोगों की जान चली जाए। अब ये जो कुछ इन लोगों ने सुना तो ये लोग मज़ीद परेशान हो गए और इनकी समझ से बाहर था कि ये क्या करें। अब सूरत-ए-हाल दिन ब दिन मज़ीद ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। तो जब सूरत-ए-हाल हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, नानी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, बीमार रहने लगी, तो ये बताते हैं कि जो मेरी वालदा थी या जो मेरी मदर थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे मामू को या अपने भाई को इस पोजीशन से निजात दिलाने के लिए खुद से कोशिश करेंगी, खुद से पढ़ाई करेंगी। और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, बहुत सारे लोगों से बहुत सारे वज़ाइफ हासिल किए और इन्होंने खुद से इसका इलाज करने की कोशिश शुरू की। पहला दिन तो खैरियत से गुजर गया, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन शुरू हुआ या दूसरे दिन की पढ़ाई शुरू हुई तो इनकी वालदा जब सोई तो इन्होंने ख्वाब देखा। इन्होंने देखा कि इस ख्वाब के अंदर हम जितने भी बहन भाई हैं या जो हमारी फैमिली है या हमारे जो फादर हैं, वो सारे के सारे एक जगह बैठे हुए हैं और उनके सामने एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही बदसूरत औरत या लड़की खड़ी हुई है। उस औरत के या उस लड़की के हाथ में एक तलवार या खंजर मौजूद है और वो कह रही है कि अगर तुमने ये जो पढ़ाई है इसको ख़त्म नहीं किया तो एक एक करके इन सब की जो गर्दन है वो काट दूंगी, उन सबको जान से मार दूंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल तक का वेट करो, आज पढ़ाई और करो, मैं कल तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और ये ख्वाब देखने के बाद जब इनकी मदर की आंख खुली तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ख्वाब का शिकार थी। जाहिर सी बात है, कोई कितना ही बहादुर क्यों ना हो, जब उसकी फैमिली की बात आती है तो सब लोग कोशिश करते हैं कि इन चक्रों में या इस तरह की बातों में पढ़ने से अवॉइड करें। ये बताते हैं कि उसके बाद से जो मेरी मदर थी या मेरी जो वालदा थी वो भी पीछे हट गईं और उन्होंने भी जो भी वो पढ़ रही थी उसको पढ़ने से तौबा कर ली। आज भी इनके मामू उसी पोजीशन में हैं, उसी तरह अक्सर छत पे चले आते हैं, छत पे जाके किसी लड़की से या किसी औरत से बात कर रहे होते हैं। जब आप झांक के देखें तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता, हालांकि किसी औरत की या किसी लड़की की बाकायदा जवाब देने की या उनसे बात करने की आवाज़ आ रही होती है। ये बताते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपके लिसनर हैं यानी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब भी इनके मामू के लिए दुआ करें कि जिस मुसीबत में या जिस मुश्किल में वो हैं उस मुश्किल से वो निकल जाएं और इनकी जो लाइफ है आसान हो सके और इनके साथ साथ इनकी जो फैमिली है उनके लिए भी आसानियाँ हो सके। तो गाइस, कभी कभी आपकी लाइफ में इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं या इस तरह के मामलात पेश आते हैं कि जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। उन्हीं वाक़यात में से ये एक वाक़या है जो हमें इन साहब ने शेयर किया है।
और जब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी थी या इनका वाक़या सुना था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनकी जो मदर हैं, यानी इनकी जो नानी हैं जिन साहब ने स्टोरी शेयर की है, उनकी हालत दिन ब दिन गैर से गैर होती चली जा रही है और वो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बहुत मुश्किल में हैं। उनकी जो हालत है वो बहुत गैर है। और साथ साथ ये बताते हैं कि इनकी नानी को किसी ने बताया भी है कि अगर आपने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की या इनके ऊपर से उतारा करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप अपने बेटे से महरूम हो जाए। वो जो औरत है या वो जो एंटिटी है या वो जो भी डायन वगैरह है, हो सकता है वो इनके मामू को अपने साथ ले जाए। तो गैस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको, तमाम लोगों को इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की एंटिटीज़ से महफूज रखे। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। और गैस जो भी स्टोरीज़ आपके पास मौजूद हैं मुझसे शेयर करें ताकि आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी आवाज़ दे सकूँ। दुआ में रखिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, हम सब के लिए आसानी हो। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।